हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आज एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आरोप पत्र के बारे में कि कैसे आप आरोप पत्र को दाखिल कर सकते हैं अपने कोर्ट ऑफ लॉ में किसी भी मैटर को लेकर के, जिसको इंग्लिश में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के नाम से जाना जाता है। साथियों इसके लिए काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि आरोप पत्र को भी एक फ्रेम करके दिखा दिया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए फ्रेमिंग ऑफ इशू मीन्स की आरोप पत्र लेकर के आया हूं। साथियों इसमें दो टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। जब हम आरोप पत्र की बात करते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात करते हैं, तो दो टॉपिक को मैंने लिया है। इन्हीं दो टॉपिक पे मैंने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज किया है। जैसे एक 304 बी के अंतर्गत दहेज के लिए आरोप पत्र मैंने लिया है और साथ ही साथ एक हार चोरी करने के लिए आरोप पत्र को मैंने बनाया है। और इसी दोनों आरोप पत्र को यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड और कैसा आप अपने लिए एक आरोप पत्र तैयार कर सकते हैं जब आप मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, खास करके यूपी पीसीएस जे के अंदर। साथियों अगर आपको लगता है कि इसका टेलीग्राम ग्रुप आपके पास होना चाहिए तो आप जाकर के लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और उस टेलीग्राम ग्रुप से आप इस पीडीएफ को भी एज यूजुअल चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग के लिए मैं कर रहा हूँ और साथियों मैं काम किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, निर्णय लेखन, जिसको कि हम लोग जजमेंट राइटिंग कहते हैं, वही निर्णय लेखन के बारे में हम काम कर रहे हैं। अब निर्णय लेखन दो प्रकार का होता है, आप सभी को पता है, एक दीवानी होता है और एक दांडिक होता है, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। दो प्रकार के जजमेंट लिखे जाते हैं हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा और वही दोनों जजमेंट्स को मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। साथियों जब हम जजमेंट की बात करते हैं तो इसमें तमाम तरह के जजमेंट्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम लोग प्लेंट देखते हैं, प्लीडिंग देखते हैं, ड्राफ्टिंग देखते हैं, तमाम चीज़ों को हमको देखने के लिए मिलता है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है, चार्जेस होता है, सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। साथियों ये जो क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय दंड संहिता धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज हत्या के अपराध के लिए आरोप पत्र के बारे में पूछा गया है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने मार्क भी किया है कि ये यूपी पीसीएसजे 1999 का ये क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर के आया हूँ और उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था। पहले आप लोगों ने देख लिया कि 304 बी से रिलेटेड है, मीन्स कि इंडियन पिनल कोड के 304 सेक्शन नंबर 304 बी से ये रिलेटेड है। जो किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, अगर हम आरोप पत्र की बात कर रहे हैं तो साथियों यहाँ पे प्रश्न कैसा आया था, कह रहा है म का विवाह अ के साथ अप्रैल 1996 में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन को पहले समझिए, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप आरोप पत्र को, जिसको कि हम लोग फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहते हैं, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। कह रहा है म का विवाह अ के साथ अप्रैल 1996 में संपन्न हुआ था। श्रीमती म को उसका पति अ तथा सास विवाह के समय काफ़ी दहेज न लाने के कारण प्रताड़ित कर रहे थे। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है साथियों, तो दहेज के बारे में। दहेज न लाने के कारण उसके सास और उसका हस्बैंड क्या कर रहे थे, उसको प्रताड़ित कर रहे थे। आप सभी को पता है कि जब 304 बी लगता है किसी के ऊपर तो यही दहेज उत्पीड़न का ही मामला होता है और दहेज उत्पीड़न के बारे में ही ये क्या है आपका क्वेश्चन है। आगे कह रहा है श्रीमती म को कई बार उसके पिता द्वारा धन तथा कीमती वस्तुएं भेजी गई थी। किसके द्वारा भेजी गई थी साथियों, तो लड़की के जो पिता हैं, लड़की के पिता के द्वारा बार बार उसकी सास के पास कुछ महंगे उपहार और तमाम चीज़ें वस्तुओं भेजी गई थी, परंतु अ तथा ब संतुष्ट नहीं थे। जो उसके हस्बैंड थे और उसकी सास थी, ये दोनों लोग क्या थे, ये असंतुष्ट थी, असंतुष्ट रहा करती थी, क्योंकि बार बार ये लोग दहेज का डिमांड किया करते थे। अब जब जब ये दहेज का डिमांड किया करते थे, लड़की क्या करती थी, अपने पिता को या अपने भाई को या जो भी उसके सगे संबंधी होते थे उनको बताती थी कि हमारे ससुराल वाले इस प्रकार से हमसे डिमांड कर रहे हैं, और उसके ससुराल, उसके मायके वाले क्या करते थे, वो डिमांड को पूरा भी करते थे। लेकिन फिर भी देखिए श्रीमती मौ को कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया। जो बहू थी इनकी, मौ नामक बहू थी, इनको कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया। दिनांक 28/1/1999 को अ तथा ब ने श्रीमती मौ को मारने की योजना बनाई। अब देखिए दहेज मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो दहेज मृत्यु में यही क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी आपको देखने के लिए मिलता है कि जब हम 304 बी को भी ऑब्जर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे मारने की ही बात की जाती है। किस प्रकार की मारने की बात की जाती है, तो जो बहू होती है 7 साल के भीतर उस बहू को मार दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है या उसके ऊपर किस प्रकार से भी क्रूएलिटी को किया जाता है।
तो वही इन लोगों के द्वारा योजना बनाई। म जब चाय बना रही थी, उसकी सास ब ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंका। ब जो बहू थी वो चाय बना रही थी, तभी उसकी सास ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंका। और ने जलती हुई दिया सलाई फेंक दी, रसोई घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके ऊपर क्या कर दिया गया, एक जलती हुई दिया सलाई जला करके उसके ऊपर फेंक दिया गया और दरवाजे को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आगे देखिए कर रहा है, उसके पश्चात अ तथा ब चिल्लाने लगी, म जलने से मर गई। और इन लोगों के द्वारा क्या कॉन्स्पायरेसी किया गया था, कॉन्स्पायरेसी ये किया गया था कि हम दोनों लोग उसको मिल करके जला दिया जाएगा और जलाने के बाद हम दोनों लोग चिल्लाने लगेंगे कि अरे अब तो मौत जलने लगी, मौत जलने लगी। वो गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, जो भी वाटेवर वो काम करने के लिए गई थी, और उसके बाद से वो क्या हो गई, वो खुद आग से किसी तरह से जलने लगी। कुछ पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। किसको दी साथियों, तो कुछ पड़ोसी जो होते हैं वो घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विवेचन के पश्चात धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज हत्या के अपराध के लिए अ तथा ब के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। किसके द्वारा प्रेषित किया गया साथियों आरोप पत्र, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, ये पुलिस अधिकारी के द्वारा ये आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। अब आपने ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया, जो भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज यूजुअल लिख करके लाया हूँ, और वो क्वेश्चन ही था अभी तक जो भी मैं बता रहा हूँ, ये एक पेज में क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल नहीं घबराना है कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन आता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को लेकर के, मीन्स की आरोप पत्र को लेकर के, आपको यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब देखिए, जब आरोप पत्र आप प्रेषित करेंगे तो किस प्रकार से आप अपने आरोप पत्र को प्रेषित करेंगे। देखिए, ये फॉर्मेट होता है, वो तो क्वेश्चन था, और इसी फॉर्मेट में आपको अपने आरोप पत्र को क्या करना होता है, लिखना होता है, अपने आरोप पत्र को बनवाना होता है। कहाँ पे लेके जाना है, न्यायालय में। किसके न्यायालय में, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानपुर का ये मामला है। कहाँ का साथियों मामला है, न्यायालय में आपका मामला जाएगा। और किस न्यायालय का ये मामला है, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानपुर का मामला है। उपस्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अब साहब का जो भी नाम होगा HJS। सत्र का परीक्षण संख्या जो है 512 सन 1997 का ये मामला है। अब इतनी बातें तो आपको नॉर्मल तरीके से लिखनी पड़ती है और ये हेडिंग ही होता है। साथ साथ किसके विरुद्ध ये लाया गया है मामला, तो राज्य सरकार बनाम अपुत्र श्री स, आयु 35 वर्ष, निवासी 395/306 सिविल लाइन्स कानपुर नगर का ये मामला है। ठीक, ये अपुत्र श्री स है। सेकेंड पार्टी कौन है, ब पत्नी श्री द आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी 146 सिविल लाइन्स कानपुर का ये मामला है। ये दोनों अभियुक्त गण हैं। अभियुक्त गण का यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह जो भी होना होगा वो सारी चीज़ों को किया जाएगा। साथियों, यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मेट को देख लिया। इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना होता है, अपने आरोप पत्र को बनाना होता है जब आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। अब आरोप पत्र को देखिए किस प्रकार से बनाया गया है। आरोप में क्या क्या आरोप लगाया गया है, अभी तक तो जो भी चीज़ें आपने देखा यहाँ पे सभी चीज़ों को क्वेश्चन के पर्पज से देखा, क्वेश्चन को देखा। अब देखिए कि आरोप किस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है। कह रहा है, उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरोप तैयार कीजिए। यहाँ पे जो भी तथ्य आपने रीड किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि 304B में मैंने क्वेश्चन को आपको बताया है, क्वेश्चन को आपको समझाया है। कह रहा है, उसी को पढ़ने के बाद जो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं उसके आलोक में, उसी के तर्ज पे आप क्या करिए, एक निर्णय लिखिए, एक निर्णय लिखने का कार्य करिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है, मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर आप अभियुक्त गण अ से प पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं। क्या करता हूं, एक निम्नलिखित आरोप लगाता हूं। कौन कौन से आरोप लगाता हूं, किस प्रकार के आरोप लगाता हूं, तो साथियों आप सभी को पता है कि जो हम इशू ऑफ फ्रेमिंग कर रहे हैं वो 304B से रिलेटेड कर रहे हैं, और उसी 304B से रिलेटेड हम आरोप को यहाँ पे फ्रेम करेंगे। आगे देखिए कह रहा है, ख वाले पॉइंट में कह रहा है, इसी तरह से पॉइंट वाइज आपको बनाना होगा। ख, आप लोगों ने दिनांक 28/1/1999 को म के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप म की जलकर मृत्यु हो गए। तो साथ साथ यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन को, जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा था एज यूजुअल आपको क्वेश्चन से ही मटेरियल निकाल करके एक्सट्रैक्ट करते हुए यहाँ पे डालते चलना है। ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, कर लेंगे, तो आप आसानी से कर लेकर जाएंगे। जो क्वेश्चन में कहा है वही बात आपने यहाँ पर भी डाल दिया था। ठीक, आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए दंडनीय अपराध है, और इस
न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है। और जैसे ही आरोप पत्र चार्ज ऑफ क्या कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशू हो गया, पुलिस के द्वारा फ्रेमिंग ऑफ इशूज कर दिया गया, उसका पोस्टमार्टम हुआ था, तो पता चल गया कि ये किस चीज़ के लिए मृत्यु किया गया, तो ये दहेज के लिए मृत्यु किया गया। और उसको किस प्रकार से मार दिया गया है साथियों, तो उसको जलने के कारण उसको जला करके मार दिया गया है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, अब आगे बात कर रहा है आप लोगों ने मौ को दहेज के लिए काफ़ी प्रताड़ित किया था, जिसकी शिकायत मौ ने अपने पिता से की थी। किससे की थी, वो बार बार अपने पिता से कह रही थी कि पिताजी हमारे ससुराल में क्या किया जा रहा है, लगातार हमसे दहेज की डिमांड की जा रही है, अच्छे अच्छे गहनों की डिमांड की जा रही है, कीमती वस्तुओं की डिमांड की जा रही है। ये बात वो लड़की किसको बताई थी, अपने पिता को लगातार बता रही थी। और आप लोगों द्वारा मांगी वस्तु भी अपने पिता से दिलवाई, लेकिन लड़की के द्वारा जब जब अपने पिता से शिकायत की जा रही थी तब तब उसके पिता क्या कर रहे थे, वो वस्तु भी आपके घर भिजवा रहे थे, परंतु आप लोग संतुष्ट नहीं थे। जो भी वो चीज़ भिजवा रहे थे, उसके पिताजी के द्वारा कोई भी चीज़ भिजवा रहा था, वो आप लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। और इस कारण दिनांक 28/1/1999 को जब मौ रसोई घर में चाय बना रही थी, तब सौ ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंका। इसी दौरान वो ने उसके ऊपर जलती दियसलाई की तीली फेंकी, जिसके फलस्वरूप मौ जलने लगी और आप लोग उसकी मृत्यु के अपराध में फंसने से बचने के लिए चिल्लाने लगे कि मौ जलने से मर गए। तो जो बातें क्वेश्चन में बताई गई थी, सेम एज यूजुअल बातें यहाँ पे भी आपको आरोप पत्र में भी बताना है कि क्या क्या बातें हुआ था, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस, कौन कौन से फैक्ट यहाँ पे प्रिवेल कर रहे थे। उन्हीं सभी चीज़ों को आपने बता दिया कि वो चाय बनाने के लिए गई, जैसे वो चाय बनाने के लिए गए, सास के द्वारा क्या किया गया, मिट्टी का तेल फेंका गया और किसी व्यक्ति के द्वारा या उसके हस्बैंड के द्वारा ही जलती हुई दियसलाई उसके ऊपर फेंक दिया गया। और अपने स्वयं को बचने के लिए आप लोगों ने क्या किया करने लगे, आप लोग स्वयं बचने के लिए वहाँ पे चिल्लाने लगे कि अरे वो तो जल के मरने लगी, जल गई। ये चीज़ था। देखिए आपके कृत्य से मौ की जलकर मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना पड़ोसी ने पुलिस को दी थी। आपने ये भी क्वेश्चन में देखा था कि पुलिस को किसने सूचना दिया था, तो पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और विवेचन के पश्चात आप अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता धारा 304B के लिए आरोप पत्र प्रेषित किया गया। किसके लिए आरोप पत्र प्रेषित किया गया साथियों, तो धारा 304B ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर क्या किया गया, दहेज हत्या के लिए, दहेज मृत्यु के लिए आपके ऊपर आरोप प्रेषित किया गया। अब आगे देखिए किस प्रकार से किया गया। आप लोगों का कृत्य कह रहा है, जो आप लोगों का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304B जो दहेज के लिए मृत्यु से संबंधित है के अंतर्गत दंडनीय है। किसके अंतर्गत दंडनीय है साथियों, तो दहेज मृत्यु है जो होता है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत संबंधित होता है और वहां पे आपके अंतर्गत उसी के अंतर्गत आपको क्या दिया जाएगा, दंड भी इंपोज किया जाएगा। ठीक, इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है। आगे गौ वाले पॉइंट में अपने क्या कह रहा है, गौ वाले पॉइंट में कह रहा है, अतः मैं इसके द्वारा यह निर्देश देता हूं, अतः इसके द्वारा मैं निर्देश देता हूं कि आप लोगों का इस न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पत्र विचारित किया जाए। हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट साहब का होगा और मुहर लगेगा। इसी प्रकार से आप चाहेंगे तो आप अपने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कर सकते हैं, आप अपने आरोप पत्र को तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा आरोप पत्र आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब नीचे हम नेक्स्ट आरोप पत्र के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करा देना चाहता हूँ साथियों। ये जो मैंने आरोप पत्र बताया है वो सेक्शन नंबर 304B के रिगार्डिंग ही मैंने ये आरोप पत्र आपके लिए बताया है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एज यूजुअल आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी आईपीसी का 304B से ही रिलेटेड मैंने इशू ऑफ फ्रेमिंग को लेकर के आया हूं। अब सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड कौन सा इशू ऑफ फ्रेमिंग है, तो साथियों सेकंड इशू ऑफ फ्रेमिंग यहां पे हमारे पास आ जाता है कि हार चोरी के लिए आरोप तैयार करना। हार चोरी के लिए आरोप तैयार कीजिए तथा दोष सिद्ध करते हुए निर्णय भी लिखिए। यहाँ पे एक जजमेंट भी लिखने के लिए हमसे कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। चोरी की अगर हम बात करते हैं तो साथियों चोरी हमको आईपीसी के सेक्शन नंबर 378 में डिफाइन किया गया है, लेकिन जब हम उसके पनिशमेंट की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 379 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। तो वही कह रहा है कि किसी का हार चोरी हो गया, उससे रिलेटेड आप उसको दोष सिद्धि किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न को अगर आप वास्तव में ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका आधा जो इशू ऑफ फ्रेमिंग है, जो फ्रेमिंग ऑफ इशू है वो आधा से अधिक सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है देखिए क्वेश्चन को, अ नामक व्यक्ति है अपने व्यवसायिक प्रतिद्वंदी ब द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने गया। कहाँ पे गया, और जो है अपने व्यवसायिक प्रतिद्वंदी ब द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने गया, किसी की पार्टी में गया। भोज के दौरान ब ने शिकायत की कि किसी ने उसकी पत्नी
किसने शिकायत की कि ब ने शिकायत की कि किसने उसी पत्नी का हार चुरा लिया है। पुलिस को बुलाया गया तथा वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों की तलाशी के दौरान हीरे का हार अन्य अतिथियों की उपस्थिति में अ के पास से बरामद हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है किसी के ऊपर और वहाँ पे पुलिस को कॉल आउट किया जा रहा है और पुलिस आती है और वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित होते हैं उस पार्टी में, उस भोज में, उन सभी लोगों को जांच किया जाता है और जांच करने के बाद के पास से ही वो हीरे का जो गहना था उसका, उसकी वाइफ का, उसकी तलाशी लेने के बाद जो हीरे का हार था उसी के पास से बरामद होता है। किसके पास से बरामद होता है साथियों? तो के पास से बरामद होता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। का कहना है कि ब ने रंजिश के कारण उसके ज्ञान के बिना हीरे का हार उसकी कोट में रखकर झूठा फंसा दिया। अब क्या किया जा रहा है साथियों? तो यहाँ पे इनके द्वारा के द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे क्या किया जा रहा है, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं इनका व्यावसायिक प्रतिद्वंदी हूं और व्यावसायिक प्रतिद्वंदी होने के कारण ये मुझको क्या कर रहे हैं, इस इल्जाम में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर आरोप पत्र तैयार कीजिए तथा दोष सिद्धि करते हुए एक निर्णय लिखिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख करके आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस प्रकार से अगर आपको इशू ऑफ फ्रेमिंग करना है, अगर आपको अपना आरोप पत्र तैयार करना है तो आप किस प्रकार से अपने आरोप पत्र को तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट और मटेरियल सर्कमस्टांसेस अपने आरोप पत्र में आप डालेंगे जिससे कि आपका आरोप पत्र एक बेहतर आरोप पत्र हो सकता है। साथियों आप यहाँ पे फॉर्मेट देखिए, जब तक आप फॉर्मेट नहीं जानते रहेंगे तब तक आपको तैयार करने में दिक्कत आती है। तो फॉर्मेट आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आप फॉर्मेट अच्छे से बना देते हैं, अंदर का मटेरियल अगर आप क्वेश्चन से भी कुछ कोरिलेट करके लिखते हैं तो भी आपको आंसर में नंबर मिलेगा। देखिए फॉर्मेट कर रहा है। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कहाँ पे जा रहा है? तो ये न्यायालय में जा रहा है। और किस न्यायालय में जा रहा है? न्यायिक श्रेणी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। मामला संख्या है क्या है? तो 322 वर्ष सन 2000 का ये मामला है। किसके विरुद्ध जा रहा है साथियों? तो ये क्रिमिनल मामला हो जा रहा है। तो राज्य सरकार बनाम अभियुक्त के ऊपर ये मामला जा रहा है। अब क्या आरोप प्रेषित किया गया है? अब आरोप को देखिए कि कैसा आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। कह रहा है मैं डॉट डॉट डॉट, अब जो भी साहब का नाम हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभियुक्त को निम्न आरोप में आरोपित करता हूं। कौन कौन से आरोप उनके ऊपर, कौन कौन से फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज मैं करता हूं, उन सभी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को एक पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है आज दिनांक, जो भी डेट रहा होगा, समय जो भी रहा होगा वो भोज का, अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंदी ब द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने गए। भोज के दौरान ब ने शिकायत की कि उसकी पत्नी का हार चुरा लिया गया। क्या हो गया? यहाँ पे वो भोजन साहब कर रहे थे और भोजन करते हुए किसी ने शिकायत किया कि आपकी पत्नी का क्या कर लिया गया, किसी ने गहना चुरा लिया, मीन्स कि उसका हीरे का हार को चुरा लिया गया, जो आपके द्वारा कारित किया गया है। बताया जा रहा है कि ये आपके द्वारा कारित किया गया है। इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379 जिसकी चोरी का पनिशमेंट होता है के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया है। आपके द्वारा क्या किया गया है? आपके द्वारा चोरी किया गया है और चोरी करते ही आपने क्या कर लिया? आपने अपने ऊपर दंडनीय अपराध कारित कर लिया। आगे देखिए कह रहा है उपरोक्त दिन तिथि एवं घटना से परिप्रेक्ष्य में मौके पर ही पुलिस द्वारा तलाशी ली जाने पर आपके कोट की जेब से हीरे का हार बरामद हुआ। साथ साथ ये भी कह रहा है कि जैसे ही पुलिस को कॉल आउट किया गया, पुलिस आती है और जितने भी लोग उपस्थित रहते हैं उस भोज में, उन सभी लोगों की जांच की जाती है और जांच करने के बाद आप ही के जेब से क्या होता है, वो हीरे का हार आप ही के जेब से निकलता है। और जैसे ही हीरे का हार आपके जेब से बरामद किया जाता है वैसे ही भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत दंडनीय ये अपराध माना जाता है, क्योंकि चुराई हुई वस्तु किसके पास से निकली है? आप ही के पास से चुराई हुई वस्तु निकलती है। आगे साथियों देखिए, आगे कह रहा है उपरोक्त आरोप का परीक्षण इस न्यायालय की अधिकारिता एवं सीमा के अंतर्गत है, जो कि मेरे द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे दिनांक आपको डाल देना है, कौन सा दिनांक होगा, यहाँ पे हस्ताक्षर डाल देना है, किसका हस्ताक्षर होगा? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। आगे साथियों इसमें कह रहा है उपरोक्त आरोप को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिस पर अभियुक्त ने आरोप से इनकार करते हुए परीक्षण की मांग की। यहाँ पे क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे ऊपर जो भी आरोप फ्रेम किए गए हैं, जो भी फ्रेमिंग ऑफ इशूज किए गए हैं, ये वास्तव में सही नहीं है। इसकी मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इसकी जाँच की मांग करना चाहता हूँ। तो इनके द्वारा क्या किया गया? यहाँ पे जाँच की मांग की गई थी, यहाँ पे दिनांक डाल दिया जाएगा, यहाँ पे हस्ताक्षर होगा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का, जो कि
यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा और उसको क्या दिया जाएगा, उसको जांच के लिए नया मौका दिया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं निर्णय लेखन जो जजमेंट राइटिंग की बात की जाती है वो जजमेंट राइटिंग में कंटिन्यूअसली आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। मैंने अभी तक प्लेंट करा दिया, प्लीडिंग करा दिया, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करा दिया। अब साथियों बचा है चार्जेस, वो चार्जेस भी मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाला हूं। अगर आप चार्ज भी कर लेते हैं तो मान के चलिए जो भी आपका जजमेंट राइटिंग वाला पोर्शन रहता है वो जजमेंट राइटिंग वाला पोर्शन आपका समाप्त हो जाएगा। साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ वो आप तक पहुँच सके। साथियों एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये जो मैं बता रहा हूँ फ्रेमिंग ऑफ इशू ये आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या वाकई में रेलिवेंट है, कौन से क्वेश्चंस पे आपको इशू ऑफ फ्रेमिंग और कराया जा सकता है। अगर कुछ आपका सुझाव हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।